सहारनपुर नाम के गांव में प्रिया और टीना नाम की दो लड़कियां रहती थीं। प्रिया गरीब थी और उसके पिता आइसक्रीम बेचने का काम करते थे। वहीं टीना एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। प्रिया और टीना दोनों की शादी तय हो चुकी थी। प्रिया बेटी, आज मैं दोपहर का खाना खाने नहीं आऊंगा। क्यों पापा? दोपहर में आइसक्रीम ज्यादा बिकती है। खाना खाने का टाइम आइसक्रीम बेचने में लगाऊंगा तो ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। तेरी शादी के लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है। लहंगा, मेहंदी, मेकअप का सामान, कपड़े और भी बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा। पापा, आप इस तरह दोपहर में खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। बेटी, बस एक बार तेरी शादी हो जाए फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। प्रिया का अकेले में घर पर मन नहीं लगता था, इसीलिए वो बाग में घूमने चली जाया करती थी। बाग में टीना भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। वो देखो, आइसक्रीम वाले की लड़की आ गई। मुझे 3 आइसक्रीम मिलेंगी क्या, मलाई वाली? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आइसक्रीम खाकर गूंगी तो नहीं हो गई? इसकी शादी तय हो गई है ना, वड़ा पाव बेचने वाले कुंदन से। ये बेचारी वड़ा पाव वाले के सपने में खो गई है। मेरा पति वड़ा पाव की दुकान के मालिक हैं। दुकान का मालिक, तुझे मेरे होने वाले पति के बारे में पता है? वो तेरे पति के जैसी 10 दुकानें खरीद सकते हैं। पैसे के मामले में तेरे हस्बैंड का मेरे हस्बैंड से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। ज्यादा पैसा जिंदगी में खुशी की गारंटी नहीं है। ओहो, बड़ी ज्ञानी बन रही है आजकल। तेरी और मेरी शादी एक ही दिन है। मैं तुझे पैसे की ताकत दिखाऊंगी। शादी वाले दिन से कुछ दिन पहले टीना ने गांव की सभी कॉस्मेटिक दुकानों से सारी मेहंदी खरीद ली। उसने किसी भी दुकान पर एक भी मेहंदी की कोन नहीं छोड़ी। शादी वाले दिन सुबह को जब प्रिया मेहंदी लेने पहुंची तो उसे पूरे गांव में कहीं भी मेहंदी नहीं मिली। आंटी जी, क्या आपके पास मेहंदी है? नहीं, सारी मेहंदी टीना के घर जा चुकी है। आज मेरी शादी है और मेरे हाथों पर मेहंदी की एक बूंद तक नहीं है। अब आया मजा। जरा मेरे हाथ देख, कैसे मेहंदी से रंगे सुंदर लग रहे हैं। अब तू ऐसे ही सादा हाथ लिए ससुराल पहुंचेगी। टीना चली गई और प्रिया आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रह गई। प्रिया को कहीं से कोयल की आवाज आई। इतनी मधुर कोयल की आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। प्रिया आवाज की तरफ कदम बढ़ाती गई। वो कोयल एक पेड़ पर बोल रही थी। ये तो मेहंदी का पेड़ लगता है। प्रिया ने पेड़ के पत्ते तोड़े, उन्हें पीसा और कोन बनाकर उसमें मेहंदी भर ली। फिर वो अपने घर पहुंची और उसकी सहेलियों ने उसके हाथों में मेहंदी लगा दी। अपने हाथों में मेहंदी लगी देखकर प्रिया को बहुत खुशी हुई। आज मुझे लग रहा है कि मेरी शादी हो रही है। प्रिया अपनी ससुराल पहुंची। तुम्हारी मेहंदी तो खूब अच्छी रची है, मेरी तो कुछ ही घंटों में फीकी पड़ गई। ये मैंने एक पेड़ से खुद बनाई थी। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, जरा मेरे जूते ले आओ। प्रिया ने जैसे ही जूते छुए, जूते सोने के बन गए। हाय राम, ये क्या हो गया? प्रिया ने साबुन छुआ, साबुन भी सोने का बन गया। अब वो जो भी चीज छूती गई वो सोने की बनती गई। सुनिए जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिस भी चीज को छू रही हूँ वो सोने की बन रही है। लगता है तुम्हारी मेहंदी में कुछ जादू है।
जब तक तुम्हारी मेहंदी ना उतर जाए तब तक मुझे मत छूना, वरना मैं भी सोने का बन जाऊंगा। जादुई मेहंदी से प्रिया ने घर का बहुत सा सामान सोने का बना लिया। कुछ दिनों बाद प्रिया के हाथों की मेहंदी उतर गई, लेकिन तब तक वो और उसका पति बहुत अमीर हो चुके थे। टीना भी उसी समय गांव में थी। जब टीना ने प्रिया को कार से उतरते देखा तो वो चौंक गई। टीना चुपके से प्रिया के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंची और घर के अंदर झांक कर देखने लगी। पिताजी, ये लीजिए 10 लाख रुपए। अब आपको आइसक्रीम बेचने की कोई जरूरत नहीं। इन पैसों से आप अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। बेटी, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जादुई मेहंदी से पिताजी। जंगल में एक मेहंदी का पेड़ है जिसकी मेहंदी लगाने के बाद जो भी चीज छुओ वो सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये राज है। टीना जंगल में गई और उसने मेहंदी का पेड़ ढूंढ निकाला। उसने पेड़ के सारे पत्ते तोड़ डाले और उन्हें अपने घर ले आई। फिर पत्तों को पीसकर उसने ढेर सारी मेहंदी बनाई और अपने हाथों पर लगा ली। अब इस जादुई मेहंदी से मैं इतना सोना बनाऊंगी कि आगे आने वाली 7 पीढ़ियों को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टीना ने सबसे पहले एक बक्से को छुआ। बक्सा सोने की जगह गोबर का बन गया। ये क्या हुआ? बक्सा तो सोने का बनना चाहिए था। टीना ने अपना बेड छुआ। बेड भी गोबर बन गया। उसने जो जो चीज छुई वो सब गोबर बनती गई। टीना का पति बाहर से आया। बाहर आओ टीना, मैं तुम्हें हमारी नई कार दिखाता हूँ। नहीं, मुझसे दूर रहिए। टीना के पति ने टीना की बात नहीं सुनी और टीना का हाथ पकड़ लिया। टीना का हाथ छूते ही पति भी गोबर के ढेर में बदल गया। हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा सब कुछ गोबर हो गया। कोई मेरी मदद करो। तभी तो कहते हैं लालच का फल बुरा होता है। एक गांव में कुंदन नाम का एक गरीब लड़का अपनी पत्नी और बेटी राधा के साथ रहता था। कुंदन हमेशा से गरीब नहीं था। उसके पिता धनी व्यापारी थे, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद कुंदन के भाई शंकर ने उसे घर से निकाल दिया था। कुंदन का भाई शंकर पढ़ा लिखा था और एक वकील था। कुंदन जब भी उससे घर लौटने की विनती करता तो शंकर उसे डरा देता। चले जाओ यहाँ से, वरना इतना मुकदमा ठोकूंगा कि नानी याद आ जाएगी। हर बार की तरह कुंदन इस बार भी निराश होकर फिर घर लौट आया। आप क्यों रोजाना अपना अपमान करवाने उस शंकर के पास जाते हैं? वो कभी हमें घर में जगह नहीं देगा। कठोर ठंड में कुंदन सुबह सुबह लकड़ियां काटने जंगल जाता था। उसकी सेहत दिन पर दिन खराब होती गई और आखिरकार एक दिन वो खटिया से उठ ही नहीं पाया। कुंदन की गरीबी ने कुंदन की जान ले ली। अब कुंदन की जगह उसकी पत्नी लकड़ियां काटने जाने लगी। फिर एक दिन वो भी बीमार पड़ गई। राधा को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं पिताजी की तरह उसकी माँ भी उसका साथ छोड़कर चली न जाए। अगर उसकी माँ नहीं रही तो फिर दुनिया में उसका कोई भी नहीं रहेगा। माँ, मैं आपको इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। मैं किसी वैद्य को बुलाकर लाती हूँ। बेटी, मेरी बीमारी का इलाज नहीं है। मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा मत बोलो माँ। अगर इच्छा शक्ति हो तो नामुमकिन भी मुमकिन किया जा सकता है। राधा वैद्य को ढूंढने निकलती है। उसे पेड़ के नीचे एक औरत तपस्या करते हुए मिली। माताजी, मेरी माँ को बचा लीजिए।
वो बहुत बीमार है। मैं तेरी माँ को ठीक कर दूंगी, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। मैं अपनी माँ की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ से 70 कोस दूर एक गोभी का खेत है। उस खेत से एक गोभी का फूल तोड़कर मेरे पास ले आ। औरत राधा को एक नक्शा देती है। राधा नक्शा लेकर गोभी के फूल की खोज में निकल पड़ती है। ये लड़की कितनी भोली और बेवकूफ है। इसे क्या पता कि मैंने इससे जादुई गोभी का फूल मंगाया है। उस फूल को खाकर मैं अमर हो जाऊंगी और इस लड़की को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। राधा गोभी के फूल की तलाश में आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में उसे एक भूखी बाघिन मिली। आज बहुत दिनों बाद कोई अच्छा शिकार मिला है। इस लड़की का मुलायम मांस खाकर मैं अपना पेट भरूंगी। राधा ने बाघिन से कहा, बाघिन बाघिन, मुझे मत खाओ। मेरे पिता मर चुके हैं और माँ मरण शैया पर पड़ी है। मेरे अलावा मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। बाघिन को दया आ जाती है और वो राधा को छोड़ देती है। जंगल पार करके राधा रेगिस्तान में पहुंची। तेज धूप में उसका गला सूख गया। राधा ने धरती से पानी की प्रार्थना की। धरती धरती, थोड़ा पानी दे दो। मेरे पिता मर चुके हैं और मेरी माँ मरण शैया पर पड़ी है। मेरे अलावा मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। धरती में गड्ढा हो जाता है और गड्ढे में पानी भर जाता है। राधा खूब इच्छा भरकर पानी पीती है। रेगिस्तान पार करके राधा गोभी के खेत तक पहुंच गई, लेकिन खेत से गोभी का एक भी फूल तोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि हर गोभी के फूल पर एक काला नाग लिपटा हुआ था। राधा जिस फूल को तोड़ने के लिए भी हाथ बढ़ाती, उस फूल का नाग हुक्कार मारता, सांप सांप, मुझे मत डसो। मेरे पिता मर चुके हैं और माँ मरण शैया पर है। मेरे अलावा मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है, इस खेत में तुम्हारी दुआओं का असर नहीं होगा। क्यों? मैं इस खेत का मालिक हूँ। ये खेत श्रापित है, इसलिए तुम तो क्या, मैं भी अपने खेत से गोभी का एक फूल भी नहीं तोड़ सकता। हर एक गोभी के फूल में इतनी शक्ति है कि अगर इंसान एक बार खा ले तो जिंदगी भर बीमार ना पड़े। श्राप तोड़ने का कोई तो तरीका होगा। हाँ है, अगर मेरी शादी सिर्फ एक हाथ वाली किसी लड़की से हो जाए तो ये खेत श्राप से मुक्त हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास चाकू है? तुम चाकू का क्या करोगी? तुम मुझे अपना चाकू दो। राधा लड़के से चाकू लेती है और अपना एक हाथ काट देती है। क्या तुम पागल हो? ये तुमने क्या किया? मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तुम मुझसे विवाह कर सकते हो। मुझे हर हाल में गोभी का फूल चाहिए। लड़का राधा से विवाह करता है और गोभी के फूलों पर लिपटे सभी नाग गायब हो जाते हैं। राधा एक गोभी का फूल तोड़ लेती है। राधा और वो लड़का गोभी का फूल लेकर जंगल में बैठी औरत के पास पहुंचते हैं। राधा वो फूल औरत के हाथों में दे देती है। चल निकल ले यहाँ से। इस फूल को खाकर मैं अमर हो जाऊंगी। फिर मुझे किसी भी तरह बीमार करने का
कोई तरीका नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? आपने कहा था कि आप मेरी माँ को ठीक करेंगी। तू कितनी बुद्धू है, मैंने कहा और तूने विश्वास भी कर लिया। लड़के ने औरत के हाथ से गोभी का फूल छीन लिया और राधा की तरफ फेंक दिया। राधा, तुम इस फूल को लेकर अपनी माँ के पास जाओ, मैं इस औरत को संभालता हूँ। राधा गोभी का फूल लेकर अपने घर की तरफ दौड़ी। और उसने वो फूल अपनी माँ को खिला दिया। फूल खाते ही माँ एकदम स्वस्थ हो गई। फिर राधा अपनी माँ के साथ जंगल में पहुंची। औरत लड़के के पेट में चाकू घुसाने ही वाली थी कि तभी राधा और राधा की माँ ने उस औरत के हाथ पकड़ लिए और उसे एक पेड़ से बांध दिया। इस औरत को हमें मार देना चाहिए। नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ दो, हमें किसी की हत्या का अधिकार नहीं है। राधा अपने पति और माँ के साथ अपने घर लौट जाती है।